जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस वीक को देखा जाए तो केएसई 100 इंडेक्स ने तकरीबन 1.3% बुलिश क्लोजिंग दी है और रीज़न बुलिश होने की ये थी कि बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ पॉजिटिव आई हैं पाकिस्तान के हक में फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और ट्रंप ने, अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ लगा दिए हैं, जो कि पहले प्रपोजल थे 29% के, वो रिड्यूस होकर 19% हो गए। एज कम्पेयर टू अगर इंडिया को देखा जाए तो उनके ऊपर प्रपोजल 26% का था टैरिफ्स का, लेकिन फाइनलाइज जो है उनके ऊपर 25% हुआ है। सो दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, क्योंकि रीजनल के अंदर, अगर एशिया रीजन के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर मेरे ख्याल से सबसे कम जो टैरिफ लगाए गए हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोगों ने एक और ट्वीट देखी होगी ट्रंप की, जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के सेक्टर के अंदर आप लोगों को काफ़ी रैली नजर आई है। ओजीडीसी ने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, बल्कि फराज ने अपने एंड से ओजीडीसी की कॉल भी दी हुई थी एसटीपी क्लाइंट्स को। सो उसने भी बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। और जो ट्वीट थी वो बेसिकली ये थी कि ट्रंप ने ये कहा है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है ऑयल की ट्रेड डील करेगा। और यहाँ पे अगेन का बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई रिजर्व अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास इतनी इनोवेशन टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी जिसकी वजह से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए या देख पाए कि इतना है भी कि नहीं। चलिए, ये तो आने वाले वक्त के अंदर ही पता लगेगा सैनी क्या होता है, लेकिन करंटली वी सेलिब्रेट की बहुत बड़ी न्यूज़ है और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के हक में काफ़ी हद तक बेहतर है। चलिए, अब हम बोलते भी सेशन को भी स्टार्ट कर देते हैं। जी फरहाद भाई, पहले आप कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट ओवरव्यू भी देते हैं। अल्लाह का शुक्र, हमारा ऑल गुड, ज़बरदस्त चल रहा है सारा। और ओवरव्यू भी देते हैं। बिल्कुल, पहले रिव्यू कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने रिकमेंड किए हुए थे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, अब एजीआईएल हमने बताया हुआ था यहाँ से कि बढ़ जाएगा, और उसके बाद उसने जाके अपनी टीपी फर्स्ट टीपी को हिट किया है। और अगेन स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, स्विंग ट्रेडिंग है, सो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अपने टारगेट्स पे चीज़ें पहुंच जाती हैं। सेम इज़ द केस एएसएल रिकमेंड किया था कि जब ये नीचे आए इन लेवल्स पे बाय करें। इसकी फर्स्ट टीपी हिट हुई और हमारा जो सेकंड टारगेट था वो 13.78 और ऑल टाइम हाइस पर है, जो कि उम्मीद है हो जाएगा। फिलहाल अभी इसने अपने फर्स्ट टीपी को हिट करके वापस आया है नीचे, सो स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि ये बढ़े। पाउंड यूएसडी लास्ट वीक हम काफ़ी टाइम से इसमें बेयरिश थे, और इस पूरे बेयर ट्रेंड को हमने बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। पहले हम बुलिश ट्रेंड को बहुत अच्छे से प्ले कर रहे थे। सो लास्ट टाइम ये सजेस्ट किया था कि पाउंड्स हाई शॉर्ट करें, बेयरिश ट्रेंड आपका इंटैक्ट रहेगा, और बेयरिश ट्रेंड इंटैक्ट रहा पूरे हफ्ते, और बहुत ज़बरदस्त इसकी ना ड्रॉप देखने को मिली। अगर कोई इस लोअर लो के शॉर्ट करता तो बहुत अच्छे पिप्स की गेन्स थी, बहुत अच्छी रैली इसने दिखाई है। फिर नैस 100 के ऊपर हम जाएँ तो इस पे भी असेंडिंग पैरेलल चैनल था, जो मैं बार-बार कह रहा था बेयरिश डाइवर्जेंस आ रही हैं, ये प्ले करेंगी और इसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा। और आज हमने देखा इसमें बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हुआ नए हाइज़ लगाने के बाद। अभी ये फ़िलहाल इससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एथेरियम को देखें ईद को, तो ये बुलिश फ्लैग ब्रेक हुआ था। हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी, हमारा 3450 का एसएल था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4000 को जाके ट्रेड को हिट करे फर्स्ट टारगेट, एंड देन उसके बाद और नए हाइज लगाए। सो इसने बहुत अच्छी ट्रेड दिखाई। 3930 हमारी कम्युनिटी में $3900 के करीब जब किया है, तो काफ़ी लोगों ने अपने अकाउंट्स को पास किया है, तो ये ट्रेड बहुत अच्छी रही, अभी भी इंटैक्ट है ये। इसी तरह अगर हम अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे देख जाएँ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ आई हुई हैं। जैसे शहजाद अहमद साहब की ये $980 की आई हुई, और इनका जो फीडबैक है वो ये कह रहे हैं, मैं ट्रेडिंग वर्ल्ड में काफ़ी टाइम से, सालों से था, और काफ़ी मैंने कोर्सेज लिए और बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन कभी भी मैं प्रॉफिट में नहीं आया। और इस दफ़ा मेरा ये जो आपने जो भी स्ट्रैटेजी बताई है, मैजिक बताया है, उसको यूज़ करते हुए मैंने अकाउंट भी पास किया, और मैं $980 का पे आउट लेके जा चुका हूँ। एक और पे आउट आया हुआ है हमारी कम्युनिटी में $415 का। एक और साहब का अकाउंट पास हुआ हुआ है मॉक कैपिटल प्रो फर्म्स पे। एक और का अकाउंट पास हुआ हुआ है। अगेन ये देखें एलीट ट्रेडर्स, मैं बार-बार ये कहता हूँ, जो हमारी कम्युनिटी में पाकिस्तान से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त पे आउट्स और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास देखने को मिलती हैं। एक अपडेट देता चलूँ, मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशंस अपनी कम्युनिटी के साथ शुरू कर दिए हैं। सो कल मैंने 2 सेशंस किए, एक बैच 13 के साथ, एक 14 के साथ। जो इनको पढ़ाया, सिखाया, वो लाइव ट्रेडिंग में जाके उनको साथ में, अपने साथ रियल फंड्स पे मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, और उनको साथ में सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ना सिर्फ फॉरेक्स की, क्रिप्टो की, और इवन पीएसएक्स की भी हम लाइव करेंगे अब से।
तो 4 ट्रेड्स की सारी प्रॉफिट्स में रही एक सेशन में। दूसरे सेशन में बैक टू बैक सेशंस थे मेरे, और दूसरे सेशंस में दोनों ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट्स में चल रही थी और बहुत अच्छे इसके विन रेट रहे। तो ये कम्युनिटी या ये इस तरीके का जो ट्रेनिंग का स्टाइल है, या जो हमने अभी ये सेट कर दिया है, मेरे नहीं ख्याल के दुनिया में इस टाइम कोई भी कर रहा होगा कि अपनी लेक्चर देने के बाद उसको रियल टाइम ट्रेड कराएं, ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स पे भी, यानी कि कमोडिटीज़ पे भी, और उसके अलावा क्रिप्टो पे भी। सो ये और मज़े की बात ये है कि जितने ये नए बैचेस शुरू हैं वो डे 1 से प्रॉफिटेबल हैं। सो वो उसके ऊपर मैं फिर नेक्स्ट वीक बात करूँगा। इसके अलावा आज ओजीडीसी आप लोगों ने देखा बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। सैयद बराज इक्विटीज़ पे ये कॉल दी गई हुई थी, 227 पे हमने बाय किया हुआ था। सो हमारी टीपी आज 252 की इस पर भी हिट हुई है। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा वीक रहा हमारा। आप बताएं फंडामेंटल्स, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान के लिए। सो अभी मैक्रोस के ऊपर स्टिल तसल्ली बख्श आगे सिनेरियोज हैं, सुकून करें और पॉजिटिव रहें। बिल्कुल ऐसे ही है, सुकून वाले मामलात हैं इस टाइम पे, और काफ़ी हद तक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही हैं। अभी फराज ने ऑलरेडी दिखाया भी है कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ जो बैचेस आप नए आ रहे हैं उसके साथ साथ ही शुरू से ही फराज ने ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दी हुई है, और साथ में क्या हो रहा होता है कि आपके जैसे जैसे लेक्चर्स चल रहे होते हैं साथ साथ आपकी ट्रेडिंग भी चल रही होती है। और मेरे ख्याल से जो अब नए बैचेस आ रहे हैं वो तो अभी ग्रेजुएशन से पहले जिन्होंने जितने पैसे उन्होंने लगाए हैं सब ने मेरे ख्याल से तकरीबन रिकवर भी कर लिए होंगे, जिनके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा था तो उन्होंने लगाए भी होंगे, चाहे वो कम भी हों तो तब भी प्रॉप फर्म्स के थ्रू काफ़ी हद तक लोग उन्होंने रिकवर किया होगा। सो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के अलावा ऐसे की कम्युनिटी आपको मिलने वाली है जिसमें इस तरीके की ट्रेडिंग आप लोगों को करवाई जाए। अच्छा, मैं अपने एंड से हम फंडामेंटल्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि डोंट स्किप दैट। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। सो डू टेक सरमाया.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। मैं अपने जुलाई के जो रिजल्ट्स हैं मैं वो साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। ऑलरेडी लास्ट में मैंने ये थोड़ा सा फॉर्मेट दिखाया था, अभी भी अगर किसी ने फॉर्मेट नहीं देखा हुआ तो ये आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसके फॉर्मेट को देख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं कुछ अर्से पहले से अपने मॉडल की कुछ पिक्स में दिखाता रहा हूँ। 3-4 हफ्ते पहले भी मैंने जो अपडेट्स थी वो आप लोगों को दिखाई थी, और मैं ये स्टूडेंट्स के साथ अपने शेयर करता हूँ। तो ये रिजल्ट मेरा जुलाई के अंदर भी रहा है। अगर आप लोगों को पता होगा कि जुलाई के अंदर जो है मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है 1.3%, तो इस वीक क्लोजिंग गई है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 8% रही थी। लेकिन ये मार्केट हमने ऑलरेडी बुल्स एंड बेयर्स में भी काफ़ी दफ़ा बताया था कि आपको मार्केट ऐसे जाते हुए ऊपर नजर आएगी कि आपको लगेगा कि आपके स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है। उसकी रीज़न हमने ये बताई थी कि आपके जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो थोड़े से परफॉर्म करे होंगे। हाई वेटेज स्टॉक्स होते हैं, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, मार्केट को थोड़ा सा भी वो खुद मूव करते हैं तो मार्केट ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, और जो छोटे स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अगेन जो मेरा मॉडल के अंदर जो स्टॉक्स थे उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। अगर आप जून से जुलाई 2 पीरियड्स के मंथ का देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 16% मार्केट ने परफॉर्म किया है। मेरे मॉडल के अंदर जो बाकी छोटी कंपनीज को मिला के तकरीबन रफली 29% ऑन एवरेज परफॉर्मेंस है, और इसमें से कई स्टॉक्स ऐसे थे जो इंश्योरेंस कंपनीज के थे, आपकी जो होल्डिंग कंपनीज के थे, उनमें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ऑलरेडी मैंने बताई भी हुई थी और इसमें आप लोगों ने देखा भी कि काफ़ी उसमें बेहतर परफॉर्मेंस हुई। बैंक्स का भी कुछ परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें से मेरा जो टॉप पिक थी वो यूबीएल थी, और मैंने कई दफ़ा बताया भी हुआ था कि ये एक डिफेंसिव सेक्टर है। मेरे टॉप 25 उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ था कि अगर बैंक्स में से किसी को लेना है तो यूबीएल वन जिसको आप पिक कर सकते हैं, लेकिन उसने परफॉर्म किया। अगर काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप छोटे स्टॉक बता देते हैं के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस एकदम से भी तेजी से ऊपर जाती है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो बड़ी कंपनी के अंदर से कुछ बताया करें। तो इन 100 जो टॉप 100 कंपनीज हैं, ये मैंने 100 लिखा हुआ है, ये जो हमारी KSE इंडेक्स के अंदर जो कंपनी रखी है उनमें से जो मेरे मॉडल के अंदर आई थी जून जुलाई के अंदर, उन्होंने रफली 20% परफॉर्म किया। ये ऑलरेडी मेरी पाई के अंदर आप लोग पिछले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, जुलाई का पीरियड देखा जाए 8% KSE इंडेक्स की परफॉर्मेंस है, इन्वेस्टर जीनी की 13% परफॉर्मेंस है, विच इज अगेन वेरी गुड, और जो इन्वेस्टर जीनी 100 का जो टॉप 100 है उसने तकरीबन 11% परफॉर्म किया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि
मैं ये रिजल्ट्स को आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं एक टेक्निक यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा जो मैंने पहले से बताई गई थी, ठीक है। तो ये सरमाया के ऊपर मेरी वीडियो है, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सप्लोसिव। आप लोगों ने क्या करना है, ये जाके वीडियो को रिवाइज करें, दोबारा देखें कि मैंने इसके अंदर क्या बात की हुई है, और यही रिजल्ट्स को यूज करते हुए मेरे कुछ ऐसे स्टॉक्स आए हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, ठीक है। और यही टेक्निक्स मैं कोर्स में भी पढ़ाता हूँ। वन ऑफ दीज लेक्चर्स जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक भी कर दिया है, दीज आर एक्सप्लोसिव। और ये क्या होते हैं कि बेसिकली मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के दरमियान एक बीच में गैप होता है, जहां पे आपके बिजनेस के अलावा जितना भी प्रॉफिट कहीं से आ रहा होता है या आपके फाइनेंस चार्जेस होते हैं, ये सारे यहाँ पे आते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, उस अदर इनकम के तौर पे आपको पैसे आए, यानी कि आपने किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से कोई डिविडेंड आ रहा है, या आपने कोई बिजनेस बेचा है, वो उसका गेन जो है वो अगर आपके पास आएगा तो वो क्या होगा कि आपके अदर इनकम के तौर पे होगा, ठीक है। और अगर आपके फाइनेंस चार्जेस कम हो जाते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंस चार्जेस कम होने से भी आपकी ईपीएस बढ़ सकती है, अर्निंग्स ज्यादा बढ़ता है, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। फिर अगर आपको टैक्सेस में कमी हो रही है तो वहां पे भी अगेन ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा आ जाता है, परसेंटेज वाइज ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मैं अपने एंड पे ये देख रहा होता हूँ कि जब भी ये डिफरेंस ज्यादा हो तो कई दफा क्या होता है कि स्टॉक्स अनएक्सपेक्टेड बड़ी तेजी से परफॉर्म करते हैं, बिकॉज जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं वो ज्यादातर बिजनेस पे फोकस कर रहे होते हैं, अदर इनकम के ऊपर उनका फोकस निस्बतन कम होता है, क्योंकि पता नहीं ना होता कि एक इस क्वार्टर के अंदर किसी कंपनी ने कोई बिजनेस बेचा है, क्या किया है। तो उसकी बेस के ऊपर मेरे पास लास्ट टाइम जो था वो सिस्टम्स आया था लास्ट क्वार्टर के अंदर, इसके रिजल्ट्स भी हम जाके देख लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के अंदर वो 24% में इजाफा हुआ था, नेट प्रॉफिट आपका तकरीबन 60% का इजाफा हुआ। सो अब आप देख लो कि नेट प्रॉफिट के अंदर कहीं ना कहीं से कुछ सिस्टम्स के अंदर, सिस्टम लिमिटेड के अंदर कोई फैक्टर आया जिसकी वजह से ये बड़ी तेज से चूक किया, ठीक है। पहले हम 2 कैंपस देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखें, लकी कोर इंडस्ट्रीज जो है, इसका लास्ट क्वार्टर के अंदर, ये दिसंबर क्वार्टर था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मार्जिन आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 2.6% बढ़ा था, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट 20% बढ़ा, ठीक है। तो ये भी अगेन बहुत बड़ी नजर आ रही है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से लकी कोर इंडस्ट्री बहुत तेजी से ऊपर गया। इसके अलावा ये मैंने और फराज ने 2024 में सितंबर अक्टूबर के पीरियड के अंदर काफी ज्यादा कॉल की थी। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पीरियड ऐसा आ रहा है जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन जो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है वो लॉस से ये तकरीबन प्रॉफिट हाई बहुत ज्यादा इसकी परसेंटेज बढ़ी है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और मैं आपको ये यहाँ पे रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम सिस्टम्स को देख लेते हैं। सिस्टम्स रिसेंटली जो इसका क्वार्टर का रिजल्ट आया बहुत जबरदस्त आया, यहाँ पे ये रिजल्ट आया था, और इसके बाद उन्होंने अगर मेरी ये वीडियो भी देख के खुद से एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट देखी थी, तो अगेन ये एक्सप्लोसिव स्टॉक के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखो ये 100 रुपीज से 30% की परफॉर्मेंस हो चुकी है विद इन लाइक 2 मंथ। स्टॉक परफॉर्म नहीं। एलसीआई पे आते हैं, लकी कोर इंडस्ट्रीज, अगर यहाँ पे देखें तो ये लास्ट क्वार्टर, ये वाला क्वार्टर, इसके बाद इसका रिजल्ट मेरे सामने आया था एक्सप्लोसिव के तौर पे। तो अगर आप ये देखें 220 से तकरीबन 380 बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और आप लोग कहते हैं कि भी हमें स्टॉक्स नहीं मिलते, पता नहीं कैसे बाकियों की परफॉर्मेंस हो रही होती है। ये तरीकेकार होता है जब आप अच्छे तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करें। एसीपीएल में तो बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस थी। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो एसीपीएल अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मेरा रिजल्ट था जहां पे 90 के पास ये स्टॉक मौजूद था, और अब ये तकरीबन 320। तो इतनी ज्यादा ये जो परफॉर्मेंस थी ये कैसे हुई, इसके अभी तीनों की रीजंस हम देखते हैं क्या रीजंस बनी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ कि जो हमारा कम्युनिटी, यहाँ पे मैंने जो लेटेस्ट मेरा बैच चला था, मैंने यहाँ पे लिखा था कि 2-3 स्टॉक्स मेरे पास ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव के तौर पे मौजूद थे। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है तो आपको खुद से भी थोड़ा सा उसको जज करेंगे। अभी हमारा सेशन होना भी है तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल सही तरीके से आइडेंटिफाई किया। कई लोगों ने सिस्टम्स वाज वन, एग्रो, कुछ लोगों ने एग्रो फर्टिलाइजर भी कहा, कुछ लोगों ने पीसन स्टील भी कहा। सिस्टम्स का देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे सिस्टम्स को सजेस्ट किया हुआ था कि जो एक्सक्लूसिव के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पता भी होता है कि किस तरीके से हमने कंपनीज को देखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वापस आते हैं और मैं इसकी रीजंस भी हम देख लेते हैं वन बाय वन, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
कि बेसिकली क्या हुआ इन कंपनीज के अंदर, किस वजह से ये एक्सक्लूसिव बने। तो सबसे पहले सिस्टम्स लिमिटेड में मैं हम काफी देर से मैं बात करता रहा हूँ कि ओवरऑल आपके जो नेट लॉसेस जो आते हैं, एक्सचेंज गेन लॉसेस, ये आईटी कंपनीज में होता है जब आपके डॉलर के अंदर डॉलर जो है वो नीचे चला जाए, तो एक्सचेंज लॉसेस के तौर पे आपके यार, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ कि डॉलर अब पीकर अगर आप देखें तो 1 साल से ही ज्यादा नीचे था। अब क्या हुआ है कि थोड़ा फ्लैट होने के बाद अब सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर जो है इसका प्रॉफिट आया। तो ये एक्सचेंज है अदर इनकम के तौर पे जहां पे ये इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, नेट प्रॉफिट। यही रीजन बनी कि आपका जो वो एक्सपोजर स्टॉक के तौर पे क्वालिफाई किया, ठीक है। तो ये चीज थी जिसकी वजह से आपने देखा है सिस्टम के अंदर रैली आई। लकी कोर इंडस्ट्रीज एक सिनेरियो बना गया, मैंने सरमाया की जो हमारी वेबसाइट है वहां से मैंने ट्रैक किया है, वहां से मैंने आपको दिखाया कि अगर आप यहाँ पे देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन 1228 से 17,000 आया। तकरीबन 2 सालों के अंदर इतना ज्यादा जंप नहीं है, लेकिन नेट इनकम में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा जंप यहाँ पे मौजूद है। इसकी रीजन ये है कि इसका एक बिजनेस था जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस के तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है। ये 2023 से 2024 में आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो 2023 में इसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन 2024 में अब ये रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डिक्लाइन आया। लेकिन डिक्लाइन के बाद दोबारा जब इंक्रीज प्रॉफिट दोबारा इंक्रीज हुए तो वो शार्प इंक्रीज नजर आया। तो परसेंटेज वाइज जब इंक्रीज आपका ज्यादा नजर आता है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ भी ये रीजन लिखी भी हुए हैं इन्होंने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के तौर पे 2022 के अंदर होल्डिंग कंपनी ने एंटर इनटू शेयर परचेज एग्रीमेंट विद मोरिंगा मिल्क, और ये जापान के साथ उन्होंने काम किया था। उसका जो प्रॉफिट है आपके यहाँ पे शो रहे थे, अब जो है वो तकरीबन ये हो चुकी हुई है। आफ्टर विच एमएमक्यू इज टू बी ट्रीटेड एज अ subsidiary of the holding company। अब वो subsidiary नहीं है। The holding company continues to hold approximately 24.5% of the share capital of this company, ठीक है। तो ये ओवरऑल शेयर परसेंटेज उनके पास है, लेकिन आपकी वो जो रिजल्ट है उसके अंदर ये चीज अब शो। अटेक सीमेंट में आ जाए, और अटेक सीमेंट में ऐसा क्या निकल आया जिसकी वजह से तेजी परफॉर्मेंस हुई थी। सेल्स आप देखें इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे था गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। तो एक बिजनेस जो था उन्होंने अटक सीमेंट ने अपना बेचा था, जिसकी वजह से अर्निंग्स बहुत तेजी से शूट की। और यहाँ पे वो देखें लिखा भी हुआ है कि, और ये हमने मेंशन भी किया था जब बुलजन बीएसपीएस की कॉल दी थी कि 18 मिलियन शेयर्स ऑफ सकर अल कितान जो है फॉर सीमेंट प्रोडक्शन लिमिटेड, ये इन्होंने सेल किया। उसका जो गेन है वो इनकी अर्निंग्स में आया, जिसकी वजह से अर्निंग्स आपको बहुत तेजी से शूट करती नजर आई। सो ये तरीकेकार होता है कि आप अपने तौर पे ये देखें कि क्या क्या रीजंस बननी है जिसकी वजह से आप के स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म करें। ये एक मैंने आपको क्राइटेरिया बताया आउट ऑफ मेनी जो मैं स्टॉक्स में बताता हूँ स्टॉक एनालिसिस के में आपने क्या क्या चीजें देखनी है, जिससे आप मेरे देख रहे हैं के जो रिटर्न्स हैं वो क्यों इतने बेकार हैं, कि ये टेक्निक्स अगेन मैं कोर्स में सिखाता हूँ और स्टूडेंट्स उससे फायदा भी उठाते हैं, ठीक है। इस वीक के जो डेवलपमेंट्स हैं इनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी को मेंटेन किया 11% के पास। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेशन ये थी कि थोड़ा सा नीचे आएंगे, लेकिन स्टेट बैंक ने ये कहा है कि आपके जो पिछले मंथ के अंदर इन्फ्लेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है, एनर्जी की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी थी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा ज्यादा आया, और इम्पोर्ट्स भी हमने थोड़ी सी ज्यादा की थी, इस वजह से इन पॉलिसी रेट को 11% के ऊपर मेंटेन किया, ठीक है। उसके बाद ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान ऑयल जो है वो तकरीबन अनाउंस की, जो मैं आप लोगों को बता दिया, तो एक इसकी वजह से बड़ा बूस्ट आया हमारी मार्केट पर। तो ऑयल एंड गैस जो सेक्टर हमारा है उसके अंदर आपने देखा होगा थोड़े से लोगों ने स्टार्ट किया, तो सेंटिमेंटल इफेक्ट बहुत जबरदस्त रहा। उसके बाद फर्टिलाइजर रिजल्ट्स वर गुड। यहाँ पे आप लोगों ने देखा एफएफसी का भी रिजल्ट है, ई फर्टिलाइजर का भी रिजल्ट, लेकिन आप एक चीज को आपको ज़हन में रखना है, ये इनके अपने बिजनेस के अलावा जो है जो एसोसिएट कंपनी से जो प्रॉफिट्स आए हैं वो इनको ज्यादा है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि इनके रिजल्ट्स आर गुड ड्यू टू अदर इनकम। तो वही बात जो हमने एक्सप्लोसिव स्ट्रेटजी वाली बात की, रिसेंटली क्वालिफाइज फॉर एक्सप्लोसिव स्टॉक। तो और एक्सप्लोसिव स्टॉक जब आपका बनता है तो अगेन उसके अंदर थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन हमने ये बात की थी कि ओवरऑल यूरिया की सेल्स निस्बतन कम एक्सपेक्टेड थी, थोड़ी सी बेहतर रही हैं एज एक्सपेक्टेड बेहतर थी, इसकी वजह से भी एफएफसी ये रीफर्टिलाइजर ने निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया था। स्टेट बैंक एंटिसिपेट्स इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, एक्सपेक्ट्स वर्किंग रेमिटेंस टू सरपास 40 बिलियन। तो ये भी आप देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि स्टेट बैंक ये देख रहा है कि हमारा जो
फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये तकरीबन बढ़ जाएंगे और 40 बिलियन से ज्यादा आएंगे। सो ये होता है तो अगेन पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ठीक है। अगेन जो मॉनेटरी पॉलिसी है प्रोजेक्ट्स जीडीपी ग्रोथ टू बी इन द रेंज ऑफ 3.25% टू 4.25%। सो ये भी अगेन बहुत बड़ा हमारे लिए फैक्टर है। एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ ज्यादा रहेगी, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। ये एक साल बाद देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। अल्लाह करे कि हमारी ऐसी रही जो हमारी बेहतरीन नजर आ रही है। टैरिफ भी हमारे पे अच्छे लगे हैं, बाकी ग्लोबली यूएस के साथ चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं और वैसे भी अच्छा हम परफॉर्म करें तो उम्मीद ये है कि इससे ज्यादा हमारी ग्रोथ रहेगी। स्टेट बैंक रिजर्व्स रिमेन स्टेबल एट $14.5 बिलियन, इंपोर्ट कवरेज एट 2.6 मंथ। ये ऑलरेडी लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, स्टेट बैंक के रिजर्व्स बेहतरीन जा रहे हैं। इंपोर्ट कवरेज हमारी 2.6 मंथ्स है जो 2022 में बहुत नीचे थी, अब बहुत ही जबरदस्त मेंटेन हो रही है। 2.7 मंथ्स, 2.5, 2.6 मंथ्स इतनी हमारी तकरीबन हर महीने रह रही है, ठीक है। इसके अलावा यूएस ने हमारे ऊपर 19% टैरिफ्स लगा दिए, तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 29% प्रपोजल से 19% कर दिए, जो रीजन में मेरे ख्याल से सबसे कम है। जापान के इससे थोड़े से कम है, लेकिन वो हमारे एशिया वाले सेशन में नहीं आता, रीजन में नहीं आता, वो जापान के अपने जो रीजन है वहां से आता है। सो अगेन वहां उनके लिए 15% है, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिस इज 13%। अच्छा, इसके अलावा जो है 3,800 इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इनटू ईवी चार्जिंग स्टेशंस। तो सभी इसको देख रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही हैं, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे। तो काफी आर इंटरेस्टेड इन दिस। देखते हैं कि आगे क्या क्या सिनेरियो बनता है। दिस इज अगेन गुड फॉर अस। ईसीसी अप्रूव्स हाउसिंग फाइनेंस स्टील सेक्टर रिवाइवल प्लान। तो ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडी अप्रूव की है ईसीसी ने। इसके अलावा स्टील सेक्टर आप लोग ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। मैंने इसके ऊपर वीडियो आईएसएल की काफी डिटेल में बनाई थी, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे लिए एज ए कंट्री बहुत अच्छे हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा अभी बिजनेस भाई पूरा है, वैसे जो दूसरे फैक्टर्स हैं आपके बजट वो स्टील सेक्टर के लिए काफी हद तक, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए स्टील कैसे अर्निंग्स वगैरह देखते रहे, तो उसकी बेस के ऊपर यू कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट इन स्टील सेक्टर एज वेल। गवर्नमेंट कट्स नेशनल सेविंग्स स्कीम रेट्स, ये ऑलरेडी पता भी था कि आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आएंगे। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो अगेन सेविंग अकाउंट्स के ऊपर से आपका प्रॉफिट है वो कम होता है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड है, मनी मार्केट हो गया, इनकम फंड, वहां पे भी अगेन रेट्स कम होते हैं, तो इस पे भी नेशनल सेविंग स्कीम पे एक्सपेक्टेड ये भी रेट्स जाएंगे। इसका सारा पैसा उठ के आपको स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में वहीं पे आना चाहिए। सो दिस इज गुड फॉर अस एज अ स्टॉक। इसके बाद 18% टैक्स इम्पोज कॉटन इम्पोर्ट्स फॉर टेक्सटाइल कंपनीज, क्योंकि जितना टैक्स लगेगा इम्पोर्ट्स के ऊपर आपको महंगा पड़ेगा, उतना ही आपको प्राइसेस बनानी पड़ेंगी या तो फिर आपको मार्जिन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन अभी आगे जाके देखते हैं कि कंपनीज इसके साथ क्या करती हैं, प्राइसेस बढ़ाएंगी क्या करेंगी। नेक्स्ट जो है पेट्रोल प्राइस 7.5 रुपीज पर लीटर, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। थोड़ा सा प्राइसेस हमारी कम होगी, इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन आने वाले नेक्स्ट इन्फ्लेशन का नंबर नीचे जा सकता है, क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है ऑन आवर सीपीआई, और अगर ये नीचे जाएगा तो अगेन सेंट्रल बैंक के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम करे, विच इज अगेन गुड फॉर अस। नेक्स्ट, एचपीआर कलेक्ट्स 754.4 बिलियन जुलाई और 6.3 रुपीज, तो टारगेट से ऊपर उन्होंने अचीव किया है। दिस इज अगेन गुड। जितना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को आएगा उतना ही हमारा फायदा है, उतना ही थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर के ऊपर वो ज्यादा पैसे लगाएंगे। वैसे मेजरली हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में ही आता है, लेकिन अगेन जितना ज्यादा हमारा रेवेन्यू आएगा। नेक्स्ट चलते हैं इस वीक के अंदर जो हमारी कंपनी से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स हैं उनकी बात करें। एटलस रिकॉर्ड यूनिट सेल्स ड्राइव रिकॉर्ड अर्निंग्स, तो अगेन जो सेल्स हो रही है वो रिकॉर्ड इस टाइम पे सेल है, और एटलस होंडा को आपको 85% मार्केट का शेयर है, उसकी वजह से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। मेरी टॉप 25 बहुत ही जबरदस्त कंपनी लगती है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, बेहतरीन काम करी है। और होंडा एटलस ने फाइनली एचआरवी एक हाइब्रिड कार निकाल दी है, जो हम बड़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होंडा को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बाकी जो बेस है वो नहीं। होंडा ने फाइनली जो है कि वो एचआरवी हाइब्रिड एक गाड़ी निकाल रहे हैं, और अब आगे देखेंगे कि उसकी सेल्स वगैरह कैसी रहती है। उम्मीद है, होंडा का नाम है कि आगे मेरे मॉडल में इस टाइम पे होंडा है, ठीक है। साजगर मॉडल्स, अगेन ये तीनों जो अभी ऑटो की बात की है, साजगर भी मेरे मॉडल में
इवन गैल, जीएच, चेन्नई, ये सारी मेरे मॉडल के अंदर मौजूद है। सासगार ने भी नई गाड़ियां निकाली हैं। अगेन आप लोग जाके देख सकते हैं, 3-4 गाड़ियों को उन्होंने लॉन्च किया है, तो अगेन उसकी भी सेल्स ज्यादा, सासगार के अर्निंग्स ज्यादा इंप्रूव, ठीक है। Banks core income under pressure due to NIM's contraction amid declining yields. So net interest margin जो होता है बैंक्स का, वो डिक्लाइन होने के चांसेस हैं ड्यू टू द फैक्ट कि आपके इंटरेस्ट आते हैं तो इनके मार्जिन श्रिंक, ठीक है। तो ये आगे जाके एक्सपेक्टेड भी है कि बैंक्स के थोड़े से प्रॉफिट कम होंगे, और ये आपको सबको पता होना चाहिए कि जब इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो बैंक्स के अंदर इस चीज का होता है। 100% नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर इस चीज में प्ले करता है। बैंक्स का ज्यादा कोशिश होती है कि अपने डिपॉजिट्स वगैरह इन सिचुएशंस में ज्यादा बढ़ाते रहे। तो अगेन यहाँ पे ये थोड़ा सा फैक्टर आएगा जिसकी वजह से थोड़ा सा बैंक्स के ऊपर प्रेशर रह सकता है। फर्टिलाइजर बैंक अल्फा लॉन्च ₹250 million फार्मर फाइनेंसिंग विच इज अगेन कि एंग्रो फर्टिलाइजर बैंक अल्फा के साथ एक फार्मर फाइनेंसिंग क्या रहा है एग्रीकल्चर। अभी भी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का थोड़ा सा आउटपुट स्लो रहा है, तो इन होने के लिए हमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स डालने पड़ेंगे, एंड आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड बूस्टर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ये बेहतर होगा तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर। पाकिस्तान फार्मा एक्सपोर्ट सर्च टू रिकॉर्ड हाइज, तो ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट हो गए। फार्मास्यूटिकल रिकॉर्ड हाइज पे हमारी एक्सपोर्ट जा रही है, फिर टेक्सटाइल तो करती ही है, इसके अलावा जो है सीमेंट्स में आप देखें वो भी एक्सपोर्ट कर रही है, ऑटो की भी कंपनीज कुछ एक्सपोर्ट करने लगी हैं। तो हमारा पाकिस्तानी रुपी जो है डॉलर पीकेआर का रेट देखा जाए, जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे हमारे पाकिस्तान के लिए भी, ठीक है। सीसीएल होल्डिंग सीक्स टू एक्वायर 26% स्टेक इन मिचेल फूड्स फार्म्स। ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज भी है, और उसके ऊपर भी हमने एक दफा सजेस्ट भी किया था कि मिचेल फूड्स को आप खरीद सकते हैं, और इसने परफॉर्मेंस भी दिखाई थी। ये अगेन सेम न्यूज है कि सीसीएल जो है होल्डिंग अपनी एक्वायर करना चाह रही है इन मिचेल फूड्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट जो है हेलियन पैनाडोल प्रोडक्शन, तो पैनाडोल बनाने वाली जो है वो हेलियन है। ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो पैनाडोल जो हेलियन है वो पैनाडोल के डिफरेंट वेरिएंट्स निकाल रही है, और जब वेरिएंट्स आते हैं तो अगेन उसकी सेल्स की बूस्ट होने के चांसेस भी ज्यादा है। दूसरी बात है कि जो वेरिएंट्स आपके जो दो किस्म के होते हैं यहाँ पे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, तो हमारी गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर अपनी प्राइसेस बढ़ाने के लिए इजाजत दे दी है कंपनीज को, वरना ये रेगुलेटेड पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर था। तो अगेन ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं आपके पैनाडोल के, ये ज्यादातर नॉन पार्ट में आते हैं, जिसकी वजह से हेलियम के जो रिजल्ट है वो काफी हद तक बेहतर आ सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट शिपिंग फ्लीट बाय 600%, विच इज अगेन गुड फॉर अस। जो सबसे बेनिफिशियरी कौन सा होगा? पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, PNSC, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम भी हमने इसकी बाय कॉल दी थी, और इसके अंदर भी मैंने बताया था कि ये हमारा एक्सप्लोसिव स्टॉक के तौर पे सामने आता है, और इसका रिजल्ट इंप्रूव होने की रीजन ये थी कि ये दो अपने को आगे बेचेंगे, तो अगेन इसके अंदर बेहतरी नजर आएगी। जी काफी ज्यादा ही पॉजिटिव न्यूज थी, एंड आई होप के काफी हद तक लोगों को इसका फायदा मिला होगा। डोंट स्किप द एड। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज्यादा पैसे कैसे बनाएं। So do take सरमाया.pk courses and become financially healthy। अच्छा, हम लोग लास्ट 2 वीक से हमारे पॉइंट्स टेबल के ऊपर 3 बुलिश पॉइंट्स हैं, 3 बेरिश पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेते हैं। हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं आपके, ये हाई था, ये हायर लो है, आज अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, नया हाई लगा, और एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे आए हायर लो के करीब, ठीक है। टाइम साइकिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे पास स्टिल पोटेंशियल है इस एडवांसिंग फेज का, यानी कि इस रैली का, और अगर मैं यहाँ से लेके इस हाई से लेके इस हाई लो की टाइम साइकिल्स पे बात करूँ, तो अगला जो मेरी हायर लो से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली का हाई या टॉप जो है वो कहाँ पे जाके लगे, इधर नहीं, सितंबर के करीब तक ये रैली एक्सटेंड कर सकती है। वाइक ऑफ रिक्यूमुलेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले की थी, स्प्रिंग लगा, एंड देन उसके बाद से रियल टाइम कॉल थी कि एडवांसिंग फेज़ में जाने लगी है मार्केट, वहाँ से मार्केट बिल्कुल तरीके से इसने रैली किया। नीचे काफ़ी गैप्स बनाए हुए हैं इसने, करेक्शंस मांग रही है मार्केट, और वॉल्यूम्स के ऊपर भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, वो लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी, और इसने अपने प्रोजेक्शंस जो 140 की थी वहाँ वो पूरी की, और उसके बाद फिर ये मार्केट साइडवेज होकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती रही 5-6 दिनों से। अब वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें और मार्केट को देखें
स्टिल स्टांस आपका वही होना चाहिए कि करेक्शंस ड्यू हैं तो कोशिश यही करें कि थोड़े से कैश पे 25-50% जो भी आपको सूट करता है उस तरह रहें। ये जो इंडेक्स बढ़ रहा है ये समटाइम्स एक तो बैंक्स की वजह से बढ़ जाता है, कभी फर्टिलाइज़र की वजह से बढ़ जाता है, आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की वजह से बढ़ा। आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल जो स्टॉक्स पड़े होंगे 10 में से 2 ही परफॉर्म कर रहे होंगे, 8 या 6 जो हैं वो स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। ओवरऑल पोर्टफोलियो आप कहेंगे कि यार मार्केट नए हाइस पर है और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, रियलिस्टिक की देखें तो लोगों के साथ यही इश्यूज़ आ रहे हैं। सो अगर आप 25-50% कैश पर हैं और सेहत फराज इक्विटीज़ की कोई कॉल्स ले रहे हैं, 2% रिस्क रखें, 2% रिवॉर्ड रखें, आप 100 इंडेक्स को ईज़िली यहाँ पे बीट कर सकते हैं। स्टांस आपका वही होना चाहिए कि एक करेक्शंस ड्यू हैं, नीचे आए। रिमेंबर द वर्ड आई एम यूजिंग इज़ हियर करेक्शंस। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इवन लास्ट टाइम भी हम यही कह रहे थे कि करेक्शंस एक्सपेक्ट करें क्योंकि वॉल्यूम्स श्रिंक हो रहे हैं और आपका जो मेन बोर्ड के ऊपर जो स्टॉक्स चल रहे होते हैं उन पे कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये इक्का दुक्का एक आध शेयर्स निकल के आ जाता है और वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सो मार्केट ट्रिकी है, इतनी आसान नहीं है और जब ट्रिकी मार्केट्स हो तो कैश पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और कॉल्स अगर आप सैयद फराज इक्विटीज़ से ले रहे हैं तो अब डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो एनीवेज यहाँ पे करेक्शंस है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जब भी आए उसके लिए वैल्यू बाइंग करें। जो प्रीवियस वीक के जितनी भी कॉल्स थी उन स्टॉक्स की वो स्टिल वैलिड हैं और उसके बहुत से लेवल्स बाय लिमिट के ट्रिगर ही नहीं हुए। सो जब भी करेक्शंस में आए वहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं। सो घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये जो साइडवेज आपके 3 बुलिश हैं, 3 बेयरिश हैं और आज जो इसकी एक्टिविटी हुई, नया हाई बना और ये एक और अगर हाई बनता है तो यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर भी आरएसआई पे बेयरिश इंडिकेशन आ जाएगी। सो फिर इसके राइट चांसेस हैं कि अपने हाई लो को आके टेस्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स बुलिश हैं, 3 बेयरिश हैं और यही अगर सीजनैलिटी पे लेके जाएँ यानी कि अगस्त के मंथ में अगर हम हमेशा से 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देखें तो अगस्त का मंथ बड़ा डल, साइडवेज और रेंज में रहता है। ये एक कैंडल मंथली की परफॉर्मेंस शो करिए एक मंथ की, अगस्त की। ये मैंने एरो से मार्कअप किया हुआ है। यहाँ पे देखें ये बहुत छोटी सी कैंडल है और इसका ये मतलब है कि मार्केट अगस्त में रेंज में रही। सेम इज़ द केस 2023 में भी ऐसे ही स्ट्रगल करती रही मार्केट, रेंज में रही। 2022 में अगस्त में ऐसे ही रही। 2021 में बहुत माइनर सी कैंडल नज़र आ रही होगी, अगेन रेंज में फ्रस्ट्रेट करती रही, तंग करती रही आप लोगों को। एंड देन हेयर 2020 में, 2019 में। सो आप पिछले 8-9 साल का डेटा उठा के देख लें, अगस्त में मार्केट्स यूजुअली परफॉर्म नहीं कर पाती, रेंज में रहती है और वैल्यू बाइंग के लिए एक अच्छी है। जब भी नीचे आए तो उसको बाय करें। इन अदर वर्ड्स सिंपल स्टांस रखें, थोड़ा सा कैश पे रहें, नीचे मार्केट मिलती है करेक्शंस में वहाँ पे बाय करें। और अगर आपकी कोई पोर्टफोलियो में चीज़ें पड़ी और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार ये बढ़ नहीं रही, वो बढ़ जाएगी, उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल मार्केट ठीक है। बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे आएँ और करेक्शंस का वेट करें और उस टाइम अपने उसके ऊपर यूटिलाइज़ करें। सो ओवरऑल ये व्यू है हमारा। अब मेरे ख्याल में टॉपिक्स की तरफ चलते हैं और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लास्ट वीक की भी कॉल्स थी वो स्टिल इंटैक्ट हैं, जो उससे पहले की कॉल्स थी वो इंटैक्ट हैं। स्विंग कॉल्स हैं, स्विंग कॉल्स में यूजुअली टाइम लगता है। आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि आज मैंने बताया तो कल ही जाके यहाँ से 20% की गेंस आ जाएंगी। रेयर होता है, 4 में से 1 आध कॉल्स उस तरह से परफॉर्म करती हैं, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ता है 1-2 हफ्ते का। सो एमको ये टॉपिक में है इस दफ़ा। यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक किया इसने। ब्रेक करने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के एडवांसिंग फेस में आपको बुलिश ट्रेंड में रैली नज़र आई। 58 का ब्रेकआउट था, सीधा गया 98 तक। मैसिव रैली थी, 5-6 दिन के अंदर ही इसने ये रिटर्न दिखाए। उसके बाद करेक्ट होके इसने पिवटल पॉइंट यानी कि वापस आके उसी को रीटेस्ट करिए, FIB की 60% की रिट्रेसमेंट से बाउंस किया इसने। सो ये ओवरऑल कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता। यहाँ से आप यही एक्सपेक्ट करें कि इसको थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद दोबारा जहाँ कहीं जाके एटलीस्ट लोअर हाई बनाना है अगर इसने टॉप डिफाइन किया। सो अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है 70 पे, ये इसके करीब एक्यूमुलेशन बॉक्स के करीब इसका एसएल होगा। फर्स्ट टीपी आप आसान सी रख लें 80-85 की, एंड देन सेकंड टीपी आप 90 के करीब लोअर हाई के करीब रख सकते हैं। हमारे एमको में ऐसा क्या हुआ कि इसके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं क्या कि एकदम से इसने रैली की, अपना ये एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक किया और उसके बाद दोबारा वापस वहीं पर आ गया जहां उसने अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक किया था। सो इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है इस स्टॉक में, क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है इसको? इसका ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो सेल्स कम भी हुई हैं और थोड़ी सी बड़ी भी हैं, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं।
पहले तो ये छोटी कंपनी है, साइज वाइज वॉलेटिलिटी इसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं। पिछले साल की सेल्स की बात की जाए तो तकरीबन 1.7% इसमें इजाफा हुआ है। ग्रॉस मार्जिन तकरीबन का इसका 20% पे है, जो कि पहले डिक्रीज हुआ है 27% से। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा रॉ मटेरियल की प्राइसेस इनको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही हैं, जिसकी वजह से इसके मार्जिन कम हुए हैं। ईपीएस जो है इसकी अर्निंग्स वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 7 to 0.7, तो 90% का डिक्रीज नज़र आ रहा है पिछले साल की निस्बत, अगर पिछले 4 क्वार्टर्स में देखा जाए। लेकिन अगर यहाँ पे एक साल के क्वार्टर के देखा जाए, यानी कि पिछले साल का जो क्वार्टर था सिर्फ, उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन 38% का इजाफा है। और अर्निंग्स जो है वो इस क्वार्टर की जो है वो 5x बढ़ी है, यानी कि 5 गुना बढ़ी है। 0.74 थी अर्निंग्स लास्ट ईयर, तो इस क्वार्टर के अंदर उसी क्वार्टर जो इस साल आया उसमें तकरीबन 2.56 है। अच्छा, बिजनेस वाइज थोड़ी सी बात की जाए तो ये पोर्सिलीन इंसुलेटर्स बनाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, यार आपके जो स्विच गेयर्स वगैरह अगर आपको नजर आए ना, बड़े बड़े पोल्स जहाँ पे बिजली के होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी रॉड्स लगी होती है जिसपे वो गोल गोल से होते हैं, तो वो बेसिकली दीज आर कॉल्ड पोर्सिलीन इंसुलेटर्स। और इसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल जो आपका करंट होता है इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। ये रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो फिजिक्स के लोग हैं उनको थोड़ा बेहतर समझ आ रही होगी। दूसरी चीज जो है, ये दीज आर द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हाई वोल्टेज डिस्कनेक्ट स्विचेस एंड सर्ज अरेस्टर्स। तो अगेन ये भी इनका काफी हद तक काम पावर सेक्टर के साथ ही है। और ये आरटीवी जो आपकी कोटिंग ऑफ इंसुलेटर्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट ये जो प्रोडक्ट है उसमें भी इनकी काफी हद तक मोनोपली मौजूद है। इसके अलावा जो है इनके पास एक हाई वोल्टेज लेबोरेटरी मौजूद है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी टेस्टिंग होती है हाई वोल्टेज लाइंस की अप टू 600 kV, सो वो अगेन कुछ लेबोरेटरीज के अंदर उसकी टेस्टिंग की जाती है और इसकी जो फैसिलिटी है वो एमको के पास अवेलेबल है। सो ये इनका कारोबार है और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पावर सेक्टर के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। सही है। हमारा जो सेकंड पिक है वो है हाइफा की हबीब इन्वेस्टमेंट फंड। लास्ट टाइम हमने ग्रोथ फंड के बारे में बात की थी, इस टाइम इन्वेस्टमेंट फंड की बात करते हैं। अगेन उसी तरह का पैटर्न बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक किया। बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन थी 2-3 साल की। सो ये ऐसे हाइज नहीं लगा देती कि 4 दिन के अंदर इसने हाइज डिफाइन कर दिया। एक्यूमुलेशन में लंबी रैलीज, ये एडवांसिंग फेज में लंबे ट्रेंड्स नज़र आते हैं। एक ट्रेंड हमें देखने को मिला ₹3.25 से 7.35 रिट्रेस हुआ है अभी 6.32 के करीब। ABCD की इसकी प्रोजेक्शंस देखें तो 10.23 आती हैं अगर आप यहाँ पे करंट प्राइस पे बाय करते हैं 6.3 के करीब। तो आसान से टारगेट्स इसके 7.3, 8.56 के हो सकते हैं। अगर आप कुछ अर्सा इसको होल्ड रखते हैं तो ये आपकी इन प्रोजेक्शंस को जाके हिट कर सकता है 10.23 की। अमाल, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ग्रोथ फंड में उनके पोर्टफोलियो में PSO था और सुई नॉर्ड था और डेफिनेटली पुराने वक्तों में हिल गया हुआ होगा, आजकल में तो की तो बाइंग नहीं होगी। सो वो रिजल्ट्स उनके रिफ्लेक्ट भी करेंगे जो जितने अच्छी तरीके से PSO और सुई नॉर्ड ने परफॉर्म किया, एंड देन डिविडेंड्स भी आए होंगे। इनका पोर्टफोलियो हबीब बैंक इन्वेस्टमेंट फंड का और ग्रोथ फंड में दोनों में सेम इन्होंने वो रखे हुए अपने स्टॉक्स या कुछ डिफरेंट है? नहीं, इन्होंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो एक हबीब ग्रोथ फंड और इन्वेस्टमेंट फंड दोनों में ही सेम पोर्टफोलियो है। इन्होंने भी HIFA ने भी SNGP और PSO को रखा हुआ और PSO को ज़्यादा रखा हुआ है। और जो इस साल की परफॉर्मेंस रही है जो इस फंड की, वो तकरीबन इतनी परफॉर्मेंस नहीं, जो म्यूचुअल फंड अपनी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़बरदस्त नहीं थी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो रिजल्ट्स इनके वहाँ से आएंगे वो इनके शेयर के अंदर भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो PSO के अंदर म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। मैंने भी ऑलरेडी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मौजूद है PSO के अंदर जो कि आने वाले वक्त के आ सकते हैं। और SNGP को वैसे देखा जाए तो गैस की प्राइसेस हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। 70% मार्केट शेयर ही SNGP के पास है। सो उससे भी SNGP के प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो अल्टीमेटली दोनों कंपनीज के रिजल्ट कहाँ शो होंगे? इनके रिजल्ट के अंदर शो। सही है। अच्छा माल, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पिक है, अभी आपने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन भी किया सिस्टम्स के ऊपर और टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर भी ऐसे ही शो कर रहा है कि इसने अभी अपने रीसेंट हाइज को ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो इसकी जो प्रोजेक्शंस आती हैं ये बेसिकली कब की फॉर्मेशन थी, तो ये तकरीबन 166 के करीब आती है। अगर आप इसको करंट प्राइस पे बाय करते हैं, ये बहुत अच्छे ट्रेंड में हाई राइज एंड हाई लोज बना रहा है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, बहुत अच्छा इसका ट्रेंड है और लग रहा है कि कंटिन्यू करेगा। यहाँ कहीं अगर बाय करते हैं या नीचे 120-129 पे बाय करते हैं तो उसके फर्स्ट टारगेट आसान से 147 के होने चाहिए एंड देन 166 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसको राइड कर रहे हैं। सो चार्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल अमान ने अभी बहुत डिटेल से इसके ऊपर बात भी की, एक दफ़ा फिर पूछ लेते हैं। हमारे सिस्टम्स को फर्दर थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि
इतने अच्छे रिजल्ट्स इसका आ गया है या आने वाला है, अब क्या चल रहा है, क्या ट्रिगर है इसमें जो फर्दर ये अपसाइड आपको दिखाए? ऑलरेडी इस सिस्टम्स के अंदर जो ट्रिगर था वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपके अदर इनकम के तौर पे एक्सचेंज गेन इनके इस दफ़ा शो हुए हैं, जो कि लास्ट टाइम जो था वो एक्सचेंज लॉसेस थे। तो वो ये भी नहीं था कि प्रॉफिट था, वो लॉस चल रहा था वहाँ पे अदर इनकम के तौर पे, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस कम थी। लेकिन सिस्टम्स एज अ कंपनी हर बंदे को इन पाकिस्तान पता है कि आईटी की सबसे बड़ी कंपनी जो है मौजूद जो है वो पाकिस्तान में सिस्टम लिमिटेड है। अच्छा, बाकी कारोबार के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सेल्स जो है इनकी तकरीबन 21% पिछले साल की निस्बत इंक्रीज हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन मेंटेन करके चल रहे हैं 24-25% के दरमियान। ईपीएस अगर पिछले साल की देखी जाए तो 30% में उसमें इसमें इजाफा नजर आया। लेकिन जो लास्ट ईयर जो इनकी रिजल्ट है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखा जाए तो 19% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। 70% जो है इनका ये प्रॉफिट जो हम अभी बात कर रहे थे अदर इनकम की वजह से वो ज्यादा है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है जिसकी वजह से और इंक्रीज अर्निंग्स में आई है। इनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादातर यूरोप से और जो मीना रीजन जिसको कहते हैं MENA रीजन, वो अगेन वहाँ से काफ़ी हद तक इनको फ़ायदा आ रहा है। 30% इनको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम इंडियन पीएस। तो ये अगेन कॉस्ट के अंदर भी ये कंपनी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है। दूसरा एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि इन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा, आईटी इसने कोई आईटी कंपनीज को एक्वायर किया। तो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको सर्विसेज के नाम से एक कंपनी है जो पहले मलेशिया में हुआ करती थी। उन्होंने थोड़ा सा अपने जो बिजनेस है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक्सपैंड किया, यहाँ से भी वर्कफोर्स को लिया। सो इनका जो ये कंपनी का जो आईटी सेगमेंट है इसको सिस्टम्स ने एक्वायर किया है। और ये बेसिकली सारा सिस्टम क्या करता है, जो इनकी मार्केटिंग ऑपरेशंस हैं, एचआर ऑपरेशंस, फाइनेंस ऑपरेशंस, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन वगैरह की सारी जो आईटी वाली साइड है वो ये कंपनी इस चीज़ को देखती है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन सिस्टम से अपने एंड पे ये लिया है कि ओवरऑल जो बिजनेस ये कर रहे हैं, ये फोकस करना चाह रहे हैं कि हम उसी के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट, उसी के ऊपर फोकस करें, उसी पे पैसा लगाएं, बजाय इसके कि ये एक्सपैंड करें टुवर्ड्स जापान या ईस्ट एशियन कंट्रीज में जहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑलरेडी थोड़े से पैसे कुछ क्लाइंट से आने वाले हैं, तो जो कि इन्हीं रीजन के अंदर है। तो ये फोकस करना चाह रहे हैं कि इसी रीजन के अंदर ज़्यादा कारोबार करके वहाँ पे कोई नई तरह ले आए, AI रिलेटेड कोई काम करने, बजाय इसके कि नई डोमेन्स को देखें। सो सिस्टम्स और अगेन बहुत अमेजिंग कंपनी है। जैसे ही छोटा ट्रिगर नजर आया इसने परफॉर्मेंस दिखा दी अपनी। अच्छा मार, इसके बाद हम काफ़ी टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं और आपने 6-7 मंथ्स पहले ही हाईलाइट कर दिया था इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के हवाले से, सिक्योरिटीज़ के हवाले से ये चीज़ें परफॉर्म कर जाएगी। अब यहाँ पे एक और कंपनी है अस्करी लाइफ एश्योरेंस के नाम से, और ये भी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करके इसने भी एक्सटेंडेड रैली दिखाई और तकरीबन ये 3 रुपये से, ₹3.5 से ₹14 जाने के बाद अब इस टाइम रिट्रेस करके 50% की रिट्रेसमेंट पे मिल रहा है 8.88 के करीब। सो अगर यहाँ पे कोई इसको बाय करना चाहता है और उसका एसएल रखते हैं आप 6.71 का, सो इजीली आप जाके 10.7 या 12 के टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। अगेन कभी भी एक सिंगल टॉप नहीं होता, और अगेन ये जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनके अभी रिजल्ट्स या रिफ्लेक्ट होंगे, जो इन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी स्टॉक्स में या कहीं पे भी, वो अब बेहतर होना शुरू हुई हैं, तो वो इस पर रिफ्लेक्ट भी हो गया। हमें हमारा उसको हाईलाइट करते हैं। सो ओवरऑल ये स्टांस होना चाहिए कि एटलीस्ट ये बाउंस करे, लोअर हाई बनाए। सो ये अगर नीचे मिलता है आपको इस पर एक्यूमुलेट करें एंड देन एक्सपेक्ट करें कि बाउंस करेगा और इन टारगेट्स को जाके हिट करेगा। हमारे इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज के बारे में आप बहुत अरसे से कहते हुए आ रहे हैं, लास्ट 6 to 7 मंथ्स, और उसके बाद अभी हमने लास्ट 3 to 4 वीक्स से हम दोबारा से इसको काफ़ी हाईलाइट करते रहे कि पूरा सेक्टर पंप होगा, और हुआ भी है। और अभी अगर इन ये दोबारा से स्टॉक्स रिट्रेस करके नीचे आ रहे हैं तो स्टिल इनमें बाइंग बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी हाईलाइटेड थी पहले से कि ये बेहतरीन परफॉर्म करेगी। और जो अस्करी लाइफ इंश्योरेंस है ये मेरे मॉडल में भी आ रही थी, मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था कि ये A-Lac के नाम से मेरे पास कंपनी आ रही है। दिस इज अगेन अस्करी लाइफ इंश्योरेंस। इसका देखा जाए कारोबार के आपसे सेल्स जो है तकरीबन 53% ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज हुआ है। अर्निंग्स जो है इसकी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्जन हुई है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस करते रहे कि जो टर्न अराउंड कंपनीज हैं वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करेंगी। एक तो ये टर्न अराउंड कंपनी भी है, दूसरा इंश्योरेंस के अंदर वैसे भी फैक्टर अच्छे थे, तो इसकी वजह से इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई है। ग्रॉस प्रीमियम जो है इनका तकरीबन डबल हो गया फ्रॉम लास्ट ईयर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से अब जो इनका फंड है वो तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीस तक जा चुका है, जो कि पिछले साल 1 बिलियन रुपीस का था। तो ये भी एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से
इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली ये पैसे लेके इन्वेस्टमेंट आगे करते हैं, वहाँ थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आया, 23% का डिक्लाइन है। रिटर्न्स ऑन सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, तो ज़्यादातर जो है कंपनीज स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगाती हैं, सेविंग अकाउंट्स में भी लगाती हैं, तो सेविंग अकाउंट वाला पोर्शन इनका ज़्यादा था, वहाँ पे हल्का सा इनका डिक्लाइन नज़र आया है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका प्रॉफिट हल्का सा कम दूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी हद तक बेहतर। और दूसरी बात ये है कि जो ये जितने लोगों को ये कवर करते हैं, जो रफली जो नंबर है, दैट इज़ अराउंड 157,000, 1,57,000 आप कह लें कि ये एक कवर्ड पर्सन है। और जो क्लेम्स इनको जितने आए हैं वो तकरीबन 27 लोगों के आए हैं, तो विच इज़ वेरी लेस। तो क्लेम्स जितनी इंश्योरेंस कंपनीज को कम आते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मेंटेन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स अपनी बेचते हैं कॉर्पोरेट के लेवल तक में, ये ग्रुप लाइफ प्रोटेक्शन प्लान देते हैं, तकाफुल प्लान देते हैं, और जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे हैं उनको यूनिवर्सल लाइफ सेविंग प्लान और टर्म लाइफ प्रोटेक्शन प्लान प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन अभी तक बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है, ऑलरेडी बताया भी था ये अच्छा करेगा, परफॉर्मेंस है भी, और आगे लग भी रहा है कि थोड़ा बहुत ये परफॉर्म और भी करेगा। अमार, अब आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। बड़ा हैपनिंग सा रहा है ये हफ्ता डॉलर के लिए स्पेशली। पहले फेड की अनाउंसमेंट थी, इंटरेस्ट रेट इन्होंने बरकरार रखे अपने, एंड देन आज जो एनएफपी का डेटा था उसके ऊपर तो बड़ी हलचल मची है मार्केट में। डॉलर इंडेक्स की हम बात करें, लास्ट टाइम जब हमने इसको डिस्कस किया था, यहाँ पे इस तरह से बुलिश डाइवर्जेंस आ रही थी, गालिबन 13 जून वाले जो था बुल्स एंड बेयर्स, उसमें था कि बुलिश डाइवर्जेंस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से लोअर हाई बनेगा। वो बुलिश डाइवर्जेंस मैच्योर हो गई है, मैच्योर होने के बाद इस टाइम उसने यहाँ से बाउंस करना शुरू किया है, और आज लोअर हाई, पोटेंशियल लोअर हाई लग रहा है इसका कि यहाँ से ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। जो इसका लोअर हाई ब्रेक होना है, जो हम कह सकते हैं प्रोमिनेंट रिवर्सल हो, वो ये वाला पॉइंट है। और अगर इसको देखें तो आज ये तकरीबन अपनी उसी पैरेलल डिसेंडिंग पैरेलल चैनल को इसने टेस्ट किया है, आज ये नया पॉइंट बनाया है इसने। सो बहरहाल ये वाला जो लोअर हाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट के ऊपर बुलिश कंप्लीट रिवर्सल है। ओवरऑल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा, आपका पाउंड वीक होगा, यूरो वीक होगा, जो हम लास्ट 3 to 4 वीक से बोलते आ रहे हैं, वैसे ही इसने परफॉर्म किया फिलहाल। हमारा डॉलर इंडेक्स स्टिल आपको लग रहा है ये जो बुलिश हुआ है अभी पिछले एक आध महीने में, ये इसका कंप्लीट फंडामेंटल रिवर्सल है, या हम ये समझें कि ये एक छोटा डेड कैट बाउंस इसको कंसिडर करें? अच्छा, ये डॉलर से पहले मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ। सरमाया की जो हमारी वेबसाइट है उस पर थोड़ी सी जो हमने कंपनीज डिस्कस की हैं, इसका थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी जो लोग हैं वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप डाटा कैसे देखते हैं। तो डाटा देखने का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो बेस्ट हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हम यहाँ पे कंपनीज का एनालिसिस करते हैं, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि डाटा को कैसे देखा जाता है या आप अपने एंड पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे, तो जिस तरीके से मैंने आपको एक्सक्लूसिव स्टॉक्स के बारे में बताया, आप क्या कर सकते हैं कि आते साथ ही इनकम स्टेटमेंट के ऊपर आप क्वार्टरली रिपोर्ट पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि आप जो लेटेस्ट क्वार्टर आपके पास आ रहा है, इसको कम से कम एक लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, और पिछले साल का जो क्वार्टर होता है उसके साथ आप कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नेट इनकम जो है तकरीबन 2500 इसकी आई है, और जो आपकी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पे भी आप देखो 4550 यहाँ पे नेट। और अगर पिछले साल में अगर आप नेट इनकम हमारी 1570 थी, जो कि बढ़ते हुए तकरीबन 2500 के पास आ गई है, तो ये तकरीबन रफली 60% का इजाफा बनता है। और अगर आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तकरीबन 2400 यहाँ पे है, और अगर पिछले साल में देखा जाए तो ये तकरीबन 2000 है, तो रफली ये 24-25% का गेन है। तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट और जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसके दरमियान आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। और मजेदार बात ये है कि ये बड़े खूबसूरत जो चार्ट्स हैं, इसको भी यूज करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप नीचे आके डाटा को देखना चाह रहे हो, यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 2389 इसको कंपेयर करें 1964 के साथ कंपेयर कर लें। इसके अलावा जो है आप नेट इनकम को भी 2500 को आप इसी तरीके से 1570 के साथ इस तरह भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लकी कोर इंडस्ट्रीज के अंदर आप इसी तरीके से आप देखो, तो टीटीएम के अंदर मैंने यहाँ पे 2023 का जो पीरियड है इसको मैंने थोड़ा सा देखा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है बड़ी तेजी से आपको नजर आ, 2022 से 2023 में ये गया 7469 पे आया, और अब जो है एक साल के बाद भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। सो ये एक टीटीएम का डाटा जो मेरे पास आ रहा था, जो कि एक की निस्बत इसको दिखा रहा था कि इंक्रीज हुआ, वो बेसिकली
2023 के एंड में हुआ था। ये पूरा साल हुआ वहाँ पे मुझे दिखा रहा है। और अगर आप इसी में अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएँगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ नहीं बढ़ा, जितना आपका नेट प्रॉफिट। अगेन आपको पता होना चाहिए बैक एंड पे क्या-क्या सिनेरियोज़ आपके बन रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आप यहाँ पे आएँगे और अगर आप देखना चाहते हो कि पीयर कंपैरिज़न कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन परफ़ॉर्म किया, तो सिंपल आप आके सबको यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऑल द वे। ये थोड़े से मैं आपको सारी नहीं करके दिखा रहा, लेकिन ओवरऑल यू कैन चेक कि इनमें से सबसे बेहतरीन जिसकी परफ़ॉर्मेंस आ रही है, वो आपको यहाँ पे ग्राफ वाइज़ भी नज़र आ जाएगी, ठीक है? तो यू कैन यूज़ दिस ग्राफ एंड उससे भी आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल सकता है कि कौन-कौन सी कंपनीज़ बेहतरीन परफ़ॉर्म करती हैं। इसी तरीके से नेट इनकम मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसको एडिट रेशियोज़ में जाके जो मर्ज़ी आप तरीके से इसको जो सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो सेलेक्ट कर लें। मैंने इस टाइम ग्रॉस मार्जिन, नेट इनकम और ऑपरेटिंग मार्जिन सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी बेस के ऊपर जो मेरे पास सबसे ज़्यादा मार्जिन जो नज़र आ रहा है वो AICL का है। वो अगेन मैंने आपको बताया था कि मेरी टॉप पिक में भी है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इसका ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो ये तरीक़ेकार होते हैं। हालाँकि इंश्योरेंस कंपनीज़ के फैक्टर्स कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन दीज़ आर सम ऑफ द टेक्निक्स जो आप अपने एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल्स में आ जाते हैं। फंडामेंटल में जो डॉलर के ऊपर हमने बात की है, तो मैंने लास्ट टाइम हमारे कॉल्स के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको सैटरडे वाले दिन मैं सारी कॉल देता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि डॉलर जो है आपका इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ में रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें पाउंड USD, यहाँ पे मेरे पास सेल मैंने कहा हुआ था, बेहतरीन इस पे सेल नज़र आई। फिर इसके अलावा USD JPY मैंने बाय कहा हुआ था, USD CAD मैंने बाय कहा हुआ था, बेहतरीन उन्होंने किया। और इसकी रीज़न भी यही थी कि फंडामेंटल सारे फैक्टर्स बेहतरीन थे। लास्ट जो अभी इसकी न्यूज़ आई है, जो आज के दिन फ्राइडे वाली दिन जो क्लोजिंग हुई है, NFP का डाटा आया है, वो आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत बड़ा फैक्टर क्लियर हो गया है, जिसमें 147,000 पहले आपके नॉन फार्म के नंबर्स थे, वो रिवाइज हुए 14,000 के ऊपर और अब जो है वो तकरीबन 73,000 आए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले हुआ है कि 4 दिन लगातार डॉलर ऊपर गया और फ्राइडे वाले दिन ये नंबर के नीचे आया और उसके बाद जो PMI नंबर है ये भी थोड़ा। तो ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से डॉलर में थोड़ा-सा वीकनेस नज़र आ रही है। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये कुछ फैक्टर्स 2-3 पॉजिटिव फैक्टर्स आने पड़ेंगे इन डॉलर, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी-सी बेहतर हो सकती है, वरना हो सकता है ये थोड़ा बहुत वीक आपको नज़र आए। बट मुझे लगता है कि डॉलर का कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ये वाला वीक आया है, कुछ फिगर्स चाहिए परफॉर्मेंस हो सकती है। वो दूसरे वाले दिन इसका ISM PMI का नंबर आने वाला है, तो शायद वो एक ट्रिगर पा सकता है। जी, बैक टू फ्रांस। अच्छा अमार, अगर आप डॉलर स्ट्रेंथ में लग रहा है तो मुझे भी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर पाउंड USD स्टिल वीक लग रहा है, क्योंकि ये लोअर हाई बनाने आया था और बाउंस इसने किया है अभी। अगर मैं इसके 4 आवर चार्ट पे जाऊं, सो ये देखा जाए और अगेन ये यहीं पे देखें लोअर लो से लोअर हाई बाउंस, और ये जो सपोर्ट जो आज इसने ली है 1.31371 का ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी जो मई के बाद अब आके टेस्ट हुई है। और ये ऑल द वे जो ABCD की प्रोजेक्शंस यहाँ पे आ रही थी वो यही बनती थी। सो यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड था, एक अच्छा बाउंस था लोअर लो से लोअर हाई तक के लिए। और स्टिल मैं इसमें अभी भी शॉर्ट अटेम्प्ट पे ही जाऊंगा, सेल ऑन स्ट्रेंथ ही देखूंगा जब तक ये अपना ये वाला लेवल नहीं ब्रेक कर देता। 1.33957 इसको राउंड कर दें 1.34 तक, जब तक ये ऊपर नहीं जाता। सो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसके सेल ऑन स्ट्रेंथ वाले सिग्नल्स देख के और वहाँ पे इसको सेल अटेम्प्ट करें। और ये लग रहा है कि ये इस दफ़ा 1.31300 को ब्रेक कर देगा। अच्छा, अगर नहीं भी ब्रेक करता, लेट्स अज्यूम ये कि सपोर्ट है, ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ से वी शेप रिकवरी आ जाए और ये दोबारा ऑल टाइम या अपने रीसेंट हाइस पर चला जाए। यहाँ पे फिर इसको ना थोड़ा सा इंतज़ार या एक्यूमुलेट होना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी साइडवेज एक्टिविटीज़ दिखाए और उसके बाद फिर वो करे। इस हफ्ते मेरे ख्याल में पाउंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है 7 अगस्त को, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले फिर इसको यहाँ पे रेंज में रहना चाहिए। बहरहाल सेल ऑन स्ट्रेंथ पाउंड USD अगर ये सेटअप आता है तो इस पे रहें। अमार, US डॉलर आपने कहा कि स्लाइटली अभी भी बुलिश ही लग रहा है, और पाउंड उसके अगेंस्ट कैसा लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि पाउंड स्टिल वीक रहेगा, आगे इसकी रेट का डिसीजन भी है? बिल्कुल ऐसे जब से हमने पाउंड की सेल कॉल दी थी पाउंड USD के, तब से ये फैक्टर्स आना शुरू हो गए थे जो आगे हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर जो पॉलिसी आनी है वो पहले से एक्सपेक्टेड थी कि इंटरेस्ट रेट वगैरह इनका नीचे रहेगा। अभी भी इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन यही है कि नीचे ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद यही है कि इसके जो अगस्त के जितने सीजनलिटी है पाउंड की वो भी वीक होती है और डॉलर की स्ट्रांग होती है। तो अगर ये सिनेरियो रहा
और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एज एक्सपेक्टेड जो आई, जो कम हो गई, तो अगेन मैं देख रहा हूँ कि पाउंड यूएसडी आपका नीचे ही रहना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, हमारा नैस 100 की बात करें तो उसके ऊपर भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह परफॉर्म कर रहा है और ये ड्रॉप होता हुआ आ रहा है और बहुत अच्छी डिसेंडिंग ये पैरेलल चैनल को इसने ब्रेक किया और एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा था कि इसको ड्रॉप होना चाहिए और मैसिव ड्रॉप था आज। और यहाँ से अगर कोई बाउंस आता है, स्टिल जो टारगेट्स नज़र आ रहे हैं मुझे वो 22,300 के हैं, यहाँ पे जाके बाय करेंगे इसको। सो मैं इसको शॉर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा था, हम शॉर्ट नहीं कर रहे थे इसको, हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि हम यहाँ पे आके कहीं वैल्यू बाइंग करें जब भी इसकी करेक्शंस आती है। सो फिलहाल करेक्शंस बनना शुरू हो गई हैं, अब यहाँ कहीं देखेंगे अगर कोई हमें अच्छे सेटअप्स मिलें तो फिर हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी रैली कर गया था इस पूरे साल में, जो अप्रैल से हमने कॉल दी थी टैरिफ के बाद यहाँ से, तो ये बहुत बड़ी मैसिव रैली थी और करेक्शंस इस पे ड्यू थी जो बड़ी मुश्किल से बनी है, लेकिन वायरल बन गई, नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको बाउंस करता है, लोअर हाई बनाते हैं, देन लोअर लो। सो अटेम्प्ट करना चाहिए इन एरियाज़ पे 22,350, 370, 400 के करीब प्राइस सेक्शन देख के कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। हमारे ग्लोबल मार्केट्स को देखें, अगर नेफ्ट की बात करें, सो फंडामेंटल्स सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि ये थोड़ी सी और फर्दर करेक्ट हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी थी, ये एक्सपेक्टेड भी थी कि इंटरेस्ट रेट जो है फेडरल रिजर्व बैंक अपने मेंटेन करेगा। वो ऑलरेडी नज़र आ रहा था कि पावेल जो है वो टैरिफ की बातें कर रहा है कि टैरिफ आने से आपकी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर रहेगी, वो ऊपर रहेगी तो उसकी बेस के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेंगे। इस टाइम अमेरिका का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है आउट ऑफ ऑल द 8 कंट्रीज जो मेजर कंट्रीज कहलाई जाती हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट अभी कम नहीं है कर रहे। एम्प्लॉयमेंट का नंबर आज के दिन जो आया है वो थोड़ा सा कम आया, तो अगर ये थोड़ा सा कंसर्निंग है फॉर यूएसए। आगे जाके अगर सिचुएशन थोड़े से वीक नंबर्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स, ग्रोथ के नंबर्स, सो जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट ये कम करें, ठीक है। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं होती तो मुझे लग रहा है कि अगस्त का महीना भी शायद थोड़ा सा नैस्डैक के लिए प्रेशर रहेगा, जब तक ये थोड़ा सा कोई पावेल की स्पीच वगैरह ऐसी ना आ जाए जो इंटरेस्ट रेट कम वाली बात है, जब तक नहीं करते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट उस पर आते हैं गोल्ड पे। हमारे पास इसकी मैं बता दूं बात कि हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे लास्ट वीक के 43 से बाउंस करे और नीचे आया और इसने अपनी उस तरह से प्ले नहीं कर पाया जिस सपोर्ट पे हम आए कर रहे थे कि वहाँ से बाउंस करे, और नीचे आके जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट थी 3270 की, उसको टेस्ट करके आज बहुत अच्छा बाउंस कर रहा है, कल सस्टेन किया और आज अब बाउंस कर रहा है। अब अगर आप इसका डेली का प्राइस एक्शन या सिंपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को देखें, ये कंसोलिडेशन बॉक्स की रेप्लिका बना रहा है जो इसने पहले 2024 अप्रैल से बना के इसने अगस्त 2024 13 तक बनाई थी। सो एग्जैक्टली सेम रेक्टेंगुलर पैटर्न उस तरह का यहीं पे बन रहा है जहाँ पे आपके तकरीबन ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन है और नीचे अगेन ट्रिपल बॉटम की कंसोलिडेशन है। सो यहाँ पे अब ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है, आप लोग ये देखेंगे कि 1 आवर के ऊपर ना ये अपने ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से रिकवर या चेंज कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे ये देखें, इस पूरे रेंज के अंदर ये एकदम से बुलिश हुआ, उसने पूरी रैली प्ले की एंड देन दोबारा से बेयरिश हुआ वहीं पे उसी रेंज पे, एंड देन अब फिर दोबारा से बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है 1 आवर के ऊपर। सो एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अबव यहाँ से 3300 से, सो हम आए यही कर रहे हैं स्टिल कि दोबारा 3440 और 3450 को जाके ट्रेड करे, टेस्ट करे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब भी आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे होते हैं, चाहे PMEX कर रहे हैं या कोई बाहर के ब्रोकर्स के साथ कर रहे हैं, हमेशा लेवरेज और मार्जिन के कॉन्सेप्ट्स पे आप लोगों ने बड़ा काम करना है। वो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको गोल्ड का 1 आउंस ख़रीदना है तो आपके अकाउंट में $3350 होने चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि आप स्पॉट ले रहे हैं 0.01, या अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो ये अच्छा बेहतरीन टाइम है, स्टिल आप इसको खरीद सकते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता, अकाउंट उन्होंने अगर $100 या $200 का रखा है, वो 0.10 जाके ले लेते हैं, तो अगर गोल्ड यहाँ से $10 नीचे आता है आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। सही है। सो ये इस तरह की वॉलेटिलिटी जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, दोनों तरफ से आप मार खा रहे होंगे, और अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो ये फ़ौरन चीज़ें अपनी रिवर्स कर रहा है, तो ये ट्रेंड्स मुश्किल होते हैं। आप एकदम से लोग पैनिक कर जाते हैं और अकाउंट्स भी वॉश होते हैं। सो वन साइड प्ले करें, आप सिर्फ इसको बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रखें और क्या कहते हैं, कम लेवरेज, कम लॉट्स के साथ इस पर ट्रेडिंग करें, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। अमार, गोल्ड की आप
आपके पास अब क्या अपडेट है फंडामेंटली? टेक्निकली तो रेंज में लग रहा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर और बार बार आके सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। फंडामेंटली अभी क्या लग रहा है कि अपने हाई को अभी रिसेंट टाइम्स में ब्रेक कर सकता है कमिंग फ्यूचर में, या अभी इसमें टाइम है फिलहाल? अच्छा, अभी सिचुएशन देखी जाए तो फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर तो डॉलर स्ट्रॉन्ग अभी हुआ था, जिसकी वजह से गोल्ड पहले पिछले वीक के अंदर नीचे भी है। ठीक है, अभी रिसेंटली अभी फ्राइडे वाले दिन, जो आज का दिन हम जिस टाइम रिकॉर्ड करें, एनएफपी की डाटा की वजह से डॉलर वीक हुआ, ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो यही बन रहा है कि जो सीजनैलिटी है डॉलर की बुलिश होती है, गोल्ड की थोड़ी सी बेरिश होती है इन अगस्त। ठीक है, ये चीज़ को मद्देनजर हम रखेंगे। साथ में जो स्मार्ट मनी की पोजीशन है वो कल तक वैसे आ भी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है ये है कि डॉलर में अभी भी काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ है, लेकिन नंबर्स को डिपेंड करेगा। अगला वीक जो है वो थोड़ा सा, जो ट्यूसडे वाले दिन जो आपके पीएमआई के नंबर्स हैं वो बता देंगे कि डॉलर ने बुलिश होना है। अगर वो बुलिश होगा तो गोल्ड आपको थोड़ा नीचे नजर आएगा, अगर वो डाटा भी नेगेटिव आता है तो गोल्ड आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा वीक पे। मैं थोड़ा सा यही कहूँगा कि डिपेंडेंट है ऑन ट्यूसडे नंबर के वो कैसा आता है, जिसकी बेस के ऊपर गोल्ड आई थिंक हो सकता है ऊपर चला जाए और हो सकता है नीचे। डॉलर का न्यूज़ के ऊपर डिपेंड। सही है अमार। तो मेरे ख्याल में जब इस तरह की वो हो कंडीशंस हो, आपकी रेंज में चल रही है और फंडामेंटली भी कोई आपको पोजीशन नहीं समझ आ रही, तो मेरे ख्याल में फिर साइडवेज मार्केट्स को अवॉइड ही करना चाहिए। उधर ट्रेड करें जहाँ पे आपको ट्रेंड्स आसानी से मिल रहे हो। और हाँ, अच्छा, इसको इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो टाइम साइकिल थी लास्ट टाइम, वो अगर इसके ऊपर देखें तो ये 22 अगस्त तक दिखा रहा है कि इसको इस बॉक्स के अंदर रहना चाहिए, उसके बाद फिर ये कहीं किसी तरफ का ब्रेकआउट दे। अच्छा, इसके बाद हम बात करें क्रिप्टो पे। कुछ इथेरियम यूएसडीटी हमारे कम्युनिटी में माशाल्लाह से बहुत लोगों ने इस के ऊपर अकाउंट्स पास किए हैं और स्टिल बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी पोजीशंस हैं यहाँ पर अभी भी इथेरियम के ऊपर। और यहाँ अब 4 आवर के ऊपर एक बेरिश डाइवर्जेंस बन गई, जो इसने 4000 को जाके टेस्ट नहीं किया। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपकी यही है 3450 की, एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अब 3450 बुलिश रहें। ऑल्दो यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस आ गई है, तो इसकी वजह से ये इसको साइडवेज कर सकता है। बस 3450 का लेवल फिलहाल ब्रेक ना हो। अगर कोई यहाँ पे वैल्यू बाइंग भी करना चाहता है 3500 के करीब और 50 या $100 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक अटैम्प्ट कर लेनी चाहिए। एक्सपेक्ट करें कि इस पर फिर से बाउंस आए। और BTC USDT के ऊपर हमने लास्ट टाइम एक बड़ा अच्छा सा डिसेंडिंग पैरेलल चैनल बनाया हुआ था, जो कि आज लास्ट टाइम हमने इसको ड्रॉ किया था, ये यहाँ तक था और आज उसी को एक्सटेंड करें। इन्हीं सपोर्ट लेवल से ये बाउंस करता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, पिछले 8 घंटे से इस सपोर्ट को टेस्ट करके बाउंस किया है। अब जो है वो दोबारा अगर टेस्ट किया तो शायद इसको ब्रेक कर दे, और अगर ब्रेक किया तो ये 110 के अगली इसकी सपोर्ट लेवल्स आती हैं, जो नहीं मेरे ख्याल में इसको टेस्ट होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये इस रेंज में रहे और ट्रेड करे, और ये डिसेंडिंग पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट के बाद 121 का जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक करे तो फिर हम इसको आए कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स के दरमियान ये कहीं 145 के लेवल्स को जाके टेस्ट करे। ओवरऑल ये बुलिश ही है और इसको बुलिश रहना भी चाहिए फिलहाल एज अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल्स। सो हमारा ये था ओवरऑल क्रिप्टो का। हम US डॉलर में पाउंड USD को शॉर्टर साइड प्ले करेंगे। गोल्ड में अच्छी सपोर्ट पे आया, वैल्यू बाइंग करेंगे। NAS 100 हम वेट कर रहे हैं कि नीचे करेक्शंस फर्दर ले और उसके बाद अटेम्प्ट करें। इथेरियम BTC पे बुलिश हैं, अच्छी सपोर्ट के ऊपर बाय करना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त नंबर नहीं। इस वीक को हम कंक्लूड करते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे पाकिस्तान का पूरा साल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। वैल्यू बाइंग के ऊपर ज़्यादा कोशिश करें, अच्छे से स्टॉक्स को बाय करें। और अगर आप लोग ये कोर्स सीखना चाहते हैं, जिस तरीके से फराज टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या मैं अपने एंड से फंडामेंटल स्टॉक पिक्स बताता हूँ, जैसे अभी भी मैंने टाइम लगा के आप लोगों को बताया कि एक स्ट्रैटेजी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से बेतहाशा मैं स्ट्रैटेजीज बताता हूँ अपने कोर्स के अंदर। तो यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट कोर्स एज वेल। अभी भी रजिस्ट्रेशन दोनों की ओपन है, टेक्निकल एनालिसिस की भी ओपन है, फंडामेंटल्स की भी ओपन है। आप लोग जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।